तो बात करें फिर आज की क्लास के बारे में। फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर का नाम है मार्केट रिफॉर्म्स। क्या बोला मैंने? मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है वो आप अगर देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर ये सब बातें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको पढ़ने पे, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखो मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब है कि सर किस तरह के मार्केट्स के अंदर चेंजेस लाइक गवर्नमेंट। अच्छा, कौन सी मार्केट की बात हो रही है? स्टॉक मार्केट्स। जो भी आपकी सिक्योरिटी मार्केट है उसी के बारे में इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि सर गवर्नमेंट ने किस किस टाइप से रिफॉर्म्स लाने की सोची जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और क्यों वो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत गवर्नमेंट को महसूस हुई कि हमको चेंजेस लाने चाहिए, है ना। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सब बातों के ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। देखो इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या लिखा है? रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, कि इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट किस किस तरह के नए नए लॉज लेकर आई, चेंजेस लेकर आई, है ना। और ये सब करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव खाली एक ही था, इन्वेस्टर को कैसे भी करके हमको बचाना है। आप भी ये बात जानते हो कि 1992 से पहले, है ना, कई बड़े बड़े स्केल पे हमारे कंट्री के अंदर स्टॉक मार्केट्स के अंदर फ्रॉड सामने आते थे, इतने सारे स्कैम सामने आते थे। उनमें से हमारा एक फेमस स्कैम कौन सा है? हर्षद मेहता, जानते होंगे आप लोग, है ना। तो उसके भी पहले ये तो एक ऐसा केस है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, इसलिए सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन 1992 से पहले कई सारे फ्रॉड्स थे, इतने सारे स्कैम्स थे जिनको ट्रेस भी करना काफी मुश्किल था। नौबत यह आ गई थी कि अब लोग स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके पैसा लगाने में डर रहे थे। और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पैसा ना लगाने का मतलब है कि पैसा जो लोगों के पास रखा हुआ है, आइडल खाली पड़ा हुआ है, अब लोग उसको देश के अंदर वापस रोटेशन के अंदर लेकर नहीं आ रहे। तो अगर गवर्नमेंट नए नए रूल्स नहीं बनाती तो भैया एक टाइम ऐसा भी आता कि आज शायद स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लोग इतना पैसा नहीं लगा रहे होते, और इसको भी एक इलीगल एक्टिविटी के एंगल से ही उसको देखते। तो चलो हम बात करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने कौन सा रिफॉर्म लेकर आया इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक बार मुझे आपसे बात करनी है, मैं चाहूंगा पूछना आपसे, इंडिया में टोटल कितने स्टॉक मार्केट्स हैं? देखो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट, ये चारों नाम हैं, लेकिन इसका मतलब एक होता है। स्टॉक मार्केट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में बात समझ आ रही है? इंडिया में टोटल कितने हैं? 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जिसको मानती है सही, ठीक है। 23 स्टॉक एक्सचेंजेस अप्रूव्ड है हमारे कंट्री के अंदर। अच्छा, जरा एक बार पढ़ना, लिखा क्या है? सबसे पहला रिफॉर्म गवर्नमेंट किस फील्ड में लेकर आई, क्या लिखा है? द क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? 1992 से पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करने वाली कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी। अब तो बोलोगे सर रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने हिसाब से किसी को चलाना, है ना, सही क्या है गलत क्या है उसको बताना। जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर स्कूल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ, बोलो, सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। पूरे के पूरे स्कूल को, 10+2 के स्कूलों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल्स है, हर एक स्कूल को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी काम कर रही है वो कौन सी है? बोलो, सीबीएसई है ना। इंडिया के अंदर जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो कोई भी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, उनको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी काम कर रही है वो कौन सी है? आरबीआई। बिल्कुल सेम वे में इंडिया के अंदर पहले क्या था कि 1992 से पहले स्टॉक एक्सचेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, जिसकी वजह से फ्रॉड करना काफी आपकी मतलब जो कंपनियां होती हैं उनके लिए फ्रॉड करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि उनको गाइड करने वाला, उनके लिए लॉ बनाने वाला, है ना, उनके ऊपर फाइन लगाने वाला कोई था ही नहीं ऐसा। तो 1992 के अंदर सबसे पहले एक ऐसी बॉडी आई जिसने ये सारा का सारा सीन चेंज कर दिया, और उसका नाम क्या था? सेबी। सेबी के बारे में आप लोग जानते हो? सेबी का फुल फॉर्म क्या? बोलो बोलो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि सेबी सिर्फ इंडिया में
स्टॉक मार्केट्स के लिए बनी है। मतलब अगर मैं बोलूं 99% काम जो है उसका स्टॉक मार्केट्स के लिए होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। कंपनीज के लिए भी काफी सारे लॉ बनाती है ये, लेकिन ज्यादातर जो है ये स्टॉक मार्केट्स के लिए ही काम करती है। तो क्या लिखा है? सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एज द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या है? देखो, आपकी जो बुक होगी ना बीएसटी की, उसके अंदर लिखा होगा 1988, लेकिन असल में जब सेबी वजूद में आया, जब सेबी एग्जिस्टेंस के अंदर आया, वो साल था 1992। 1988 के अंदर तो उसको एक इस तरह की बॉडी बनाई गई थी सेबी के नाम से, और लेकिन उसके पास ना पावर्स नहीं थी। सेबी के पास 1988 के अंदर जब उसको फॉर्म किया गया था तो उसके पास पावर नहीं थी कोई भी खास। मतलब उसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी और उसको पावर्स जब दी गई हैं तो वो सन था आपका 1992। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेबी ने पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर दिया जैसे ही वो आपकी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आई। उसने सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए नए नए रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए, और ऐसा करने के पीछे का मकसद खाली एक था, और वो एक ही था, क्या? इन्वेस्टर का सेफ गार्ड करना। इन्वेस्टर के साथ में किसी भी टाइप से फ्रॉड या कोई स्कैम वाला एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसी के ऊपर ध्यान रख के सेबी को फ्रेम किया गया था। बात समझ आ रही है? देखो, आपकी जो बुक है ना, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। क्या लिखा है यहाँ पे? सेबी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? देखो यहां लिखा है, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स। इसके बारे में मैंने अभी बात करी आपसे, ठीक है। फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट, जो भी स्टॉक मार्केट्स है, उनकी एक्टिविटीज को थोड़ा सा और तेज कैसे किया जाए, इसके लिए भी सेबी जो है उसको फ्रेम किया गया था, है ना। रेगुलेट द एक्टिविटीज विद इन द सिक्योरिटीज मार्केट। और जो भी ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, डीपी हैं, उन सबकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, और उनको ये सिखाना कि उनको अपना काम कैसे करना है, ताकि कैसे भी करके इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है, जो उसका विश्वास है, वो वापस स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बने। उसके दिमाग में कहीं एक इलीगल काम की तरह ना आ जाए कि स्टॉक्स के ऊपर तो पैसा लगाने का मतलब है कि भैया फ्रॉड है ना, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट ये पॉइंट हुआ क्लियर कि असल में सबसे पहला मार्केट रेगुलेटर कौन था? दैट वाज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। बात समझ आ गया? तो सबसे पहला चेंज, सबसे पहले मार्केट रिफॉर्म गवर्नमेंट सेबी के रूप में लेकर आई थी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है? स्क्रीन बेस्ड, देखो स्क्रीन का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड। 1994 के अंदर क्या हुआ था? देखो यहां पे लिखा भी होगा आपने, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में 1994 लिखा, हाँ ये रहा देखो, इन नवंबर 1994 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने, मतलब सेबी ने इस चीज को पक्का कर दिया था कि अब से जो भी ट्रेडिंग होगी वो कैसी होगी? स्क्रीन बेस्ड होगी। कंप्यूटराइज्ड कर दिया पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट्स को। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था? या आपके मन में सवाल आएगा कि सर 1994 से पहले ट्रेडिंग कैसे होती थी? आपको सुन के हंसी आएगी। चिल्ला चिल्ला के बुलाते थे, शेयर्स की बोली लगाते थे, और जब प्राइस मैच करता था तो फिर अपने फिजिकल शेयर, क्या जो भी उनके हाथ में थे ना, पेपर्स जिसको बोलते हैं शेयर का, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर को मान लेते हैं कि होल्ड करते हो, तो आपको कंपनी से क्या मिलेगा? यू विल गेट अ शेयर सर्टिफिकेट। तो उसका एक्सचेंज होना, भाई आपने मेरी कंपनी के इतने शेयर ले लिए, तो आज से ये शेयर का जो पेपर है ये आपके नाम पे मैंने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। पहले ट्रेडिंग ऐसे होती थी, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, मतलब ऑक्शन लगा रहे हैं उस चीज का, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसको पूरा स्क्रीन बेस्ड किया गया। मतलब आप कहीं पर भी बैठे हो पूरे कंट्री के अंदर, आपको फिजिकली स्टॉक मार्केट्स में आने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहीं पर भी बैठे हो अपने फोन पर, अपने जो भी आपके पास होगा सिस्टम जिस पे भी आप काम करते होगे, वहां से बैठे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो सर। कहीं पर भी बैठे आप शेयर ट्रांसफर, मतलब शेयर को बेचना और शेयर को परचेज करना, ये आप स्क्रीन बेस्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। देखो ना कितना आसान हो गया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन नवंबर 1994 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड अ नेशन वाइड ऑनलाइन fully automated screen based trading system in the capital markets, bringing efficiency, liquidity, transparency to the stock trading। देखो तीन तरह के वर्ड लिखे हैं। जब जैसे ही स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट हुई,
ऐसा करने के पीछे का पहला मकसद क्या था? एफिशिएंसी लेके आनी है, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना, सॉरी कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करना है। इन्वेस्टर्स का ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ट्रेडिंग करने में, उनका ज्यादा कॉस्टिंग जो है नहीं आनी चाहिए ट्रेडिंग करने में। क्या लिखा है? लिक्विडिटी, जब चाहे शेयर्स को या डिवेंचर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट में, उसको सेल आउट करके, वो भी घर बैठे बैठे, आपको फिजिकली कहीं पर भी नहीं आना है। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी, कोई भी फ्रॉड या फेक काम नहीं होगा, जो होगा आपके सामने होगा, आप स्क्रीन पर बैठे होगे सर, बिल्कुल सब कुछ आपके सामने होगा। सो इट ब्रिंग्स द ट्रांसपेरेंसी, और ऐसा करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके पहले लोगों को आसानी से स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर विश्वास नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग कैसे कैसे हो रही है, उन्हें कुछ नहीं मालूम था। इसलिए कोई भी फ्रॉड करना उस टाइम काफी आसान हो गया था। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो थर्ड वाला रिफॉर्म सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आई सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, जरा पढ़ना। क्या लिखा है आपका? रिडक्शन इन ट्रेडिंग साइकिल। इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने आपको शेयर बेचे, ध्यान सुनना, मैंने आपको शेयर बेचे, आप मुझे उसके बदले क्या दोगे? मनी दोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग साइकिल। कि कितनी लंबी है ये साइकिल? जब मेरे अकाउंट से शेयर्स कटते हैं तो आपके अकाउंट में कितने टाइम के बाद पहुंचते हैं, और जो आपकी पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में कितने टाइम बाद आती है। तो इसके पहले कि हम इसकी बात करें, हमें पहले ये बात जाननी पड़ेगी सर 1992 से पहले ये सब काम होने में कितना समय लगता था। जरा पढ़ना क्या लिखा है, यहां देखो पढ़ना। यहां लिखा है कि आपका प्रीवियसली द ट्रेडिंग साइकिल गोज टू फोर्टनाइट। आप जानते हैं मतलब क्या है इस वर्ड का? व्हाट इज फोर्टनाइट? 14 दिन, 2 हफ्ते। पहले इतना समय लगता था सर ट्रेडिंग करने में, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसका लेन देन करने में 2 हफ्ते का समय लगता था। मतलब मेरे अकाउंट में शेयर, आपने मुझे शेयर बेचे, मेरे अकाउंट में कब आएंगे, ऐसा करने में करीबन 2 हफ्ते का समय तक लग जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आइए पढ़े लिखा क्या। इन दिसंबर 2001, ये वाला सन याद रखना, 2001 में ये गवर्नमेंट चेंज लेकर आई थी। इन दिसंबर 2001 अ न्यू, क्या लिखा है, सेटलमेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड रिड्यूसिंग द ट्रेडिंग साइकिल T+5। पहले क्या हुआ? पहले T+5 था, ट्रेडिंग फॉर 5 डेज। मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका ट्रेडिंग का साइकिल था, इसको कंप्लीट होने में 5 दिनों का समय लगता था। इसको रिड्यूस करके T+3 पे, मतलब इसको T+3 किया गया। अब 5 दिन नहीं 3 दिन लगेंगे, और फिर उसको भी रिड्यूस किया गया। जरा पढ़ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? सिंस अप्रैल 2003 a T+2 डेज सेटलमेंट साइकिल हैज बीन इन इफेक्ट। जरा सोचिए कितना कम हो गया। और अब तो ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स बुक्स के हिसाब से हैं, अब तो T+2 भी नहीं है सर, और कम टाइम लगता है, सेम डे पे होता है। इतना ज्यादा एडवांस हो गया। समझ आ गया? ये सब करने के पीछे का मोटिव, सेबी चाहता है इन्वेस्टर्स को सेफ गार्ड किया जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड, कोई भी फेक काम या एक्टिविटी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बात समझ आया? अच्छा, जरा पढ़ना क्या लिखा है आगे वाला, इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इसका मतलब साफ है, देखो अगर आपने मेरी पहले वाला जो था मेरा लेक्चर, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो मैंने उसके अंदर डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग क्लियर किया था कि क्या होता है डेरिवेटिव। ऐसी कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज से अपनी वैल्यू को डिराइव करती है, निकालती है, मतलब उसका अपना खुद का कोई इंपॉर्टेंस, वैल्यू या वजूद नहीं है, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। समझ आ गया? अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ है तो जो पहले वाली क्लास थी जरा उसको एक बार याद करो, और वीडियोस के अंदर भी जो मेरी पहले की वीडियोस है उसके अंदर मैंने डेरिवेटिव्स का जिक्र किया है। अगर आप चाहते तो उसके अंदर जाके आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं कि डेरिवेटिव्स असल में क्या होते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको एक दूंगा हिंट, क्या था बोलो? फ्यूचर्स। हालांकि 3 तरह के हो सकते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसके ऊपर कभी हम बात करेंगे कि मतलब क्या कहने का, ठीक है। देखो पहले क्या था, लिखा क्या पढ़ेंगे, लिखता है कि द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंडेड in 1995 lifting the ban on the options in the securities। देखो 1995 से पहले क्या था कि आप सिर्फ फ्यूचर के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। 1995 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, इसके अंदर एक नया अमेंडमेंट लेकर आया। देखो
एक्ट का नाम लिखा है, जरा पढ़ना क्या लिखा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये एक बहुत पहले का एक्ट है जो 1956 में बना था। फिर इसके अंदर लगातार चेंजेस, अमेंडमेंट्स लगातार इसके अंदर आते गए आते गए आते गए। बात समझ आ रही है? मतलब सेबी से भी पहले जो एक्ट रखा गया था ताकि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट किया जाए, गाइड कर सके, तो वो सारे के सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में लिखे गए थे। फिर उसको 1995 में एक अमेंडमेंट लाके चेंज किया गया, उसमें एक चेंज किया गया, और चेंज क्या था कि सर अब से हम सिर्फ फ्यूचर डेरिवेटिव्स के अंदर नहीं, लेकिन हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्या बोला? फ्यूचर में नहीं, सिर्फ हम ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखो यहां पे लिखा क्या है, अगर आप चेक करोगे ना, अपनी बुक चेक करोगे तो उसमें लाइन लगभग सेम ही लिखी होगी। जरा पढ़ना क्या लिखा है। The Securities Contracts Regulation Act was amended in 1995, lifting the ban on options in the securities. ऑप्शन के ऊपर लगाए गए बैन को रिमूव कर दिया गया कि अब आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन डेरिवेटिव्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पढ़ो, द मार्केट नाउ ऑफर्स इंडेक्स फ्यूचर, डेरिवेटिव है क्या? फ्यूचर्स। फ्यूचर के साथ साथ आपका लिखा है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप। उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड सिंगल स्टॉक ऑप्शंस। अब ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों टाइप के डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग करना काफी आसान हो गया है, और ये अमेंडमेंट 1995 के अंदर सेबी लाया था। तो इसी का नाम है इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब इसमें भी करना आसान हो गया है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यही इसका मतलब है। अभी आगे बात करें, कुछ पूछना है? क्लास ओवर होने के बाद नहीं पूछना बिल्कुल भी नहीं, इतना टाइम नहीं है अभी। अगर कोई डाउट है इसमें है तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाद में बात करें, हैं? चलो, हाँ जी, थोड़ा यहां पे आ जाऊं। क्या भी दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा है पीछे? अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, उसके बारे में अभी नहीं, अभी हम उसके लिए क्लास दूंगा मैं आपको अलग से। वो ये कह रहे हैं कि सर ये जो आप नाम ले रहे हो ना, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होते हैं, है ना? हाँ, इसके बारे में मैं एक अलग से आपको क्लास दूंगा, लेक्चर दूंगा। आप उसके अंदर देख लेना कि इसका मतलब क्या होता है, और ये ट्रेडिंग में हमें क्या फायदा है, और ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग कैसे है। सही है, ठीक है। जरा पढ़ना क्या लिखा है, अगला जो पॉइंट क्या है इसके अंदर, डीम्यूचुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? डीम्यूचुअल करना, डीम्यूचुअल करना। देखो असल में क्या था, यहां पे लिखा क्या वो देखते हैं पहले। क्या लिखा है? द प्रीवियसली ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स विच लेड टू द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है कहने का? मतलब बिल्कुल साफ है कि सर पहले ये सारे चेंजेस आने से पहले क्या था, सर जितने भी स्टॉक ब्रोकर थे ना, वो सारे के सारे स्टॉक ब्रोकर स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के मालिक भी थे, मतलब ओनर थे, और उसे कंट्रोल भी करते थे। कुछ पॉइंट हुआ क्लियर? फिर से एक बार ध्यान देना, लिखा क्या कहता है कि पहले ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, जब भी मैं क्या बोलूं स्टॉक एक्सचेंज, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स। मतलब स्टॉक ब्रोकर जो चाहेगा स्टॉक मार्केट पे वही होगा, क्योंकि वो उसका मालिक भी है, वो उसका कंट्रोल करने वाला भी है। अब इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? जरा 2 मिनट के लिए सोचिए यार। अगर स्टॉक ब्रोकर ही मालिक होगा, स्टॉक ब्रोकर ही कंट्रोलर होगा स्टॉक मार्केट्स का, तो वो इन्वेस्टर के हित में क्यों काम करेगा? वो कभी कभी ऐसे मौके भी ढूंढेगा जिसमें उसका पर्सनल फायदा हो सकता है, नहीं? हाँ, क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाना है। अब चाहे वो इलीगल एक्टिविटी के सहारे सही। मैंने क्यों बोला आपसे कि सेबी का आना दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सेबी ना आता तो ये फ्रॉड लगातार बड़े बड़े स्केल्स पर लगातार चलते रहते। हर्षद मेहता कभी भी इतने बड़े बड़े स्कैम्स ना कर पाता अगर सेबी उन दिनों लाइमलाइट के अंदर आ चुका होता। लेकिन सेबी का ना होना, उसने उसी लूप होल्स का इतना फायदा उठा दिया कि वो इंडिया का इतना बड़ा स्कैम बन गया, जो पूरे के पूरे एशिया के अंदर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना फेमस हुआ स्कैम। बात समझ आ रही है? तो सर पहले क्या था, स्टॉक ब्रोकर ही मालिक है, स्टॉक ब्रोकर ही क्या है, कंट्रोलर है। किसका? स्टॉक मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन बाद में सेबी ने क्या किया,
देखो है ना, एनएससी, देखो लिखा क्या है यहां पे, जरा पढ़ना क्या लिखा है। नाउ द ओनर आर द ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट्स के ओनर तो ब्रोकर हैं, लेकिन कंट्रोलर का जो राइट है वो ट्रांसफर कर दिया गया है सेबी के पास। आप मालिक हो, ठीक है, अपने हिसाब से काम कर सकते हो स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन कंट्रोल करने वाला कौन रहेगा, पीछे से सेबी रहेगा। आप जानते हो मतलब क्या है इसका? अगर कंट्रोल करने वाला सेबी है, इसका मतलब है कि सर रूल्स एंड रेगुलेशंस अब स्टॉक ब्रोकर खुद नहीं बना सकते। और देखो उसके ये चीज होने से एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया, देखो नाउ एवरी ब्रोकर हैज टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अब जितने भी ब्रोकर इस पे काम करेंगे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, सर उनको काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए करना है, नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट। अब नहीं कर सकते, और इसी पूरे प्रोसेस को बोला गया डी म्यूचुअलाइज करना। मतलब सर पहले स्टॉक ब्रोकर के पास ही ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग पावर थी, लेकिन अब इसको डी म्यूचुअलाइज कर दिया गया। मतलब कहने का क्या है, ओनर ब्रोकर के पास, कंट्रोलर सेबी के पास चला गया। अब सारे के सारे गाइडलाइंस, बायलॉज, लेजिस्लेशंस आपके लिए कौन फ्रेम करेगा, सेबी करेगा, और स्टॉक ब्रोकर्स को उसकी बात माननी पड़ेगी। इवन आपको लाइसेंस तक कौन देगा वहां पे काम करने का, कौन देगा, सर आपको सेबी देगा। तो इसीलिए ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो इस चैप्टर के अंदर तो टॉपिक और भी है, जैसे मैं देख पा रहा हूं इसमें आगे लिखा है डीमटेरियलाइजेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसके एक क्लास के अंदर वी कैन नॉट कवर द एंटायर टॉपिक्स, तो इसकी कम से कम 2 क्लास होंगी। मतलब एक क्लास तो आपकी अभी हो रही है और एक अगली क्लास भी होगी, जिसके अंदर हम इसके बाकी वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। क्लोज करें, चलो।